आज का टॉपिक है हमारा नाभिकों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस। तो जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनसे मिलकर न्यूक्लियस बनता है। और कोई भी एटम हो उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रोटेट करते हैं और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो किसी भी एटम की जो ए तो कहलाती है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का मतलब उस एटम के नाभिक में कुल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या जितने भी होंगे वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और जेड जो होता है वो प्रोटॉन संख्या होती है। ये तो होता है मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर होता है। जेड एक्चुअल में जेड क्या होता है? प्रोटॉन संख्या। अगर हम ए में से जेड माइनस कर दें तो वो हो जाएगी न्यूट्रॉन संख्या। तो नाभिकों का कई आधार पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले लेते हैं हम समस्थानिक नाभिक यानी आइसोटोप न्यूक्लियाई। आइसोटोप न्यूक्लियाई जो भी होंगे वो सेम एलिमेंट के होंगे, यानी आइसोटोप होंगे। ऑक्सीजन के होंगे तो केवल ऑक्सीजन के आइसोटोप होंगे, ये नहीं ऑक्सीजन और कार्बन के आइसोटोप नहीं कह सकते उससे। एलिमेंट सेम होगा। सेम एलिमेंट के कई सारे नाभिक, अलग अलग द्रव्यमान संख्या के नाभिक हो सकते हैं। तो यानी उसमें क्या होगा? सेम एलिमेंट होगा तो क्या होगा? प्रोटॉन सभी में, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है और प्रोटॉन संख्या समान है, इसका मतलब उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो समान प्रोटॉन संख्या तथा भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले एक ही तत्व को, प्रोटॉन संख्या समान हो गई तो तत्व एक ही रहेगा। फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, सारे आइसोटोप ऑक्सीजन के होंगे। फिर दूसरा तत्व ले लें, उसके भी आइसोटोप हो सकते हैं, तत्व नहीं बदलेगा। एक ही तत्व के परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया है, और 8O16 और 8O17, तो चूंकि दोनों में 8 लगा हुआ है इसलिए ऑक्सीजन ही होगा। जो प्रोटॉन संख्या 8 है तो ऑक्सीजन में ही होती है और किसी में नहीं। न्यूट्रॉन संख्या चेंज हो सकती है लेकिन प्रोटॉन संख्या ऑक्सीजन में 8 ही होगी। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। इसी तरह से 6C12 और 6C13, तो प्रोटॉन संख्या दोनों में सेम है, 6 और 6, लेकिन इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन संख्या 6 और इसमें 7, न्यूट्रॉन संख्या बदल गई। यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो और प्रोटॉन संख्या सेम हो, तो ऐसे नाभिक आइसोटोप न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इसके बाद आता है समभारिक न्यूक्लियाई। समभारिक, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, समभारिक, भार समान हो यानी द्रव्यमान संख्या समान हो और प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न हो। प्रोटॉन भिन्न हो या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भिन्न होंगे या न्यूट्रॉन भिन्न होंगे। एक भी भिन्न हो गया तो प्रोटॉन अगर भिन्न है तो न्यूट्रॉन भी भिन्न हो जाएंगे, क्योंकि टोटल सेम है, द्रव्यमान संख्या समान है। तो अगर इसमें 6 प्रोटॉन है तो इसमें 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 7 प्रोटॉन है तो इसमें 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो प्रोटॉन संख्या भिन्न होने से न्यूट्रॉन संख्या भी भिन्न हो जाएगी, क्योंकि टोटल सेम है। तो विभिन्न तत्वों के नाभिक, ऐसे विभिन्न तत्व, इसमें जरूरी नहीं तत्व सेम हो, तत्व तो सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन संख्या अलग अलग होगी। प्रोटॉन संख्या अलग बदलने से तत्व बदल जाएगी। द्रव्यमान संख्या भले ही समान हो लेकिन प्रोटॉन संख्या अलग अलग होने से तत्व बदल जाएगा, तत्व अलग अलग होंगे। विभिन्न तत्वों के ऐसे नाभिक जिनमें
प्रोटॉन या न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग हो किंतु द्रव्यमान संख्या समान हो। उनकी जो द्रव्यमान संख्या है इसमें 14 है, इसमें भी 14 है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या भिन्न है। इसमें 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन, इसमें 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, भिन्न भिन्न हो गए। तो ऐसे जो नाभिक हैं वो कहलाते हैं समभारिक नाभिक या आइसोबार न्यूक्लियाई, ठीक है ना। इसके बाद आता है सम न्यूट्रॉनिक नाभिक। नाम से ही स्पष्ट है, सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन संख्या समान हो, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो, ठीक है ना। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या तो समान होती है परंतु प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न होगी। प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न हो जाएगी तो द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न हो जाएगी, ठीक है। न्यूट्रॉन समान है, प्रोटॉन भिन्न भिन्न हो गए तो टोटल उनका द्रव्यमान संख्या ए भी भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो समान न्यूट्रॉन संख्या और भिन्न भिन्न परमाणु संख्या वाले जो नाभिक होते हैं वे सम न्यूट्रॉनिक नाभिक आइसोटोन न्यूक्लियाई कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 6C13, तो इसमें द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, ये 7N14 है, तो दोनों में ये द्रव्यमान संख्या 13 है, ये 14 है, लेकिन इसमें प्रोटॉन कितने हैं 6 और न्यूट्रॉन 7। इसमें प्रोटॉन 7 और न्यूट्रॉन भी 7, दोनों में क्या है न्यूट्रॉन समान है, प्रोटॉन संख्या भी भिन्न है और द्रव्यमान संख्या भी भिन्न है और न्यूट्रॉन समान है। तो ऐसे नाभिक जो होते हैं वे नाभिक सम न्यूट्रॉनिक नाभिक या आइसोटोन न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इसके बाद आता है दर्पण नाभिक, मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई में क्या होता है, इसमें तत्व भिन्न भिन्न होंगे। ऐसे दो तत्व जिनके नाभिक में पहले तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं दूसरे तत्व के नाभिक में उतने न्यूट्रॉन हो, और पहले तत्व के नाभिक में जितने न्यूट्रॉन हैं दूसरे तत्व के नाभिक में उतने प्रोटॉन हो, यानी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या विपरीत हो। एक में जितने प्रोटॉन है उतने दूसरे में न्यूट्रॉन होने चाहिए और पहले में जितने न्यूट्रॉन है दूसरे में उतने प्रोटॉन होने चाहिए। तो ऐसे नाभिक तत्व भिन्न भिन्न होगा, तो ऐसे नाभिकों को दर्पण नाभिक बोलते हैं, दर्पण नाभिक कहलाते हैं। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या ए तो समान होती है परंतु प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या आपस में परिवर्तित हो जाती है, यानी पहले न्यूक्लियाई में जितने प्रोटॉन होंगे दूसरे में उतने न्यूट्रॉन होने चाहिए और पहले में जितने न्यूट्रॉन होंगे दूसरे में उतने प्रोटॉन होने चाहिए, तो द्रव्यमान संख्या तो समान हो जाएगी। ऐसे नाभिकों को हम क्या बोलते हैं, दर्पण नाभिक या मिरर न्यूक्लियाई। उदाहरण के लिए 4Be7, तो इसमें प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 3, प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन 3। 3Li7 लिथियम, प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन 4, तो इसमें 4 प्रोटॉन है तो इसमें 4 न्यूट्रॉन है, इसमें 3 न्यूट्रॉन है तो इसमें 3 प्रोटॉन है, द्रव्यमान संख्या दोनों की समान है। तो ये नाभिक कहलाते हैं मिरर न्यूक्लियाई, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द्रव्यमान क्षति यानी मास डिफेक्ट एवं बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी। तो कोई भी नाभिक हो, जैसे किसी भी तत्व का नाभिक ले लें तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं यानी न्यूक्लियन। तो नाभिक का जो द्रव्यमान है अगर हम निकालें तो वो कितना होना चाहिए, प्रोटॉन जो उसमें जितने भी प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान और जितने न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान का योग करें वो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। लेकिन प्रायोगिक तौर पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है
वो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग करें, उससे नाभिक का द्रव्यमान कम आता है। डिफरेंस बहुत कम होता है, लेकिन वो बराबर, नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता, बल्कि उनसे कम होता है, कुछ कम होता है। ठीक है ना। तो ये द्रव्यमान कहाँ चला गया? तो ये जो द्रव्यमान का जो अंतर है, इसी को बोलते हैं हम द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। और ये द्रव्यमान कहाँ जाता है? ये द्रव्यमान कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित होता है बंधन ऊर्जा में, क्योंकि नाभिक में जितने भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं, तो बंधे हुए उनमें आकर्षण फोर्स लगेगा, वो एनर्जी लगेगी, तभी तो बंधे होंगे। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? तो वो एनर्जी इसी मास डिफेक्ट यानी द्रव्यमान क्षति से ही पूर्ति होती है उस एनर्जी की। तो जितनी द्रव्यमान क्षति हुई है, उस द्रव्यमान को अगर E=mc² से हम ऊर्जा में कन्वर्ट करें, तो उस नाभिक की उतनी ही बंधन ऊर्जा निकलती है। तो ये द्रव्यमान क्षति किस में परिवर्तित हो जाती है? बंधन ऊर्जा में। अगर हमें उस नाभिक को तोड़ना है, कोई भी नाभिक है, तो द्रव्यमान क्षति के तुल्य जो बंधन ऊर्जा होगी, उतनी ऊर्जा जब तक नहीं देंगे हम उस नाभिक को, तब तक वो नाभिक अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभक्त नहीं होगा, टूटेगा नहीं। बंधन ऊर्जा से कम ऊर्जा देंगे तो नहीं टूटेगा। तो हमें उतनी ही ऊर्जा, जितनी द्रव्यमान की क्षति हो रही है, उसके तुल्य जो E=mc² सूत्र से निकालें ऊर्जा, तो उतनी ही ऊर्जा जब देंगे हम, तभी वो नाभिक के अवयव अलग अलग होंगे, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन तभी अलग अलग होंगे। तो जो मास डिफेक्ट है यानी द्रव्यमान क्षति है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बंधन, नाभिक की बंधन ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयव, नाभिक में क्या अवयव होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के तुल्य होना चाहिए। ठीक है ना। परंतु प्रायोगिक तौर पर यह पाया जाता है कि नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग के से कुछ कम होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक परमाणु है, इसमें इसमें Z तो इलेक्ट्रॉन होंगे, Z ही प्रोटॉन होंगे और A-Z न्यूट्रॉन होंगे। मान लीजिए इस परमाणु के नाभिक का द्रव्यमान है MaZ, नाभिक का द्रव्यमान, और इसमें कितने प्रोटॉन हैं? Z। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लीजिए Mp, तो Z प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया ZMp। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? A-Z। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है Mn, तो A-Z न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा A-Z Mn। तो ये जो द्रव्यमानों का योग है, ये इस नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। तो यानी इसमें से हम इसको माइनस करें, यानी ZMp प्लस A-Z Mn माइनस MaZ नाभिक का द्रव्यमान, तो जितना अंतर आएगा ये कम होता है इन उसमें उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से। तो जितना अंतर होगा उसको हमने लिख लिया डेल्टा M से। यही डेल्टा M कहलाता है द्रव्यमान क्षति या मास डिफेक्ट। यहाँ पर Mp क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान, Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो अगर इसी समीकरण को हम परमाणु के लिए लिखें, तो परमाणु में क्या होता है? परमाणु में जितने न्यूट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन और होते हैं। ठीक है ना। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और हाइड्रोजन एटम में क्या होता है? एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए Z प्रोटॉन है किसी परमाणु में, Z ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हाइड्रोजन की तुलना में उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? Z गुना। यानी हाइड्रोजन परमाणु में कितना? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। और मान लो किसी नाभिक, किसी एटम में Z प्रोटॉन है, तो Z गुना उसका द्रव्यमान होगा। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का द्रव्यमान, ये न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो गया, ये पूरे एटम का द्रव्यमान हो गया। तो ये द्रव्यमान इनसे कम होगा, इसका जो अंतर होगा वो कहलाएगा मास डिफेक्ट। क्या? MH क्या है? हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है। ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रायोगिक तौर पर यह परमाणु के द्रव्यमान, हम जो अगर दबाव निकालें तो कोई नाभिक को अलग से तो निकाल नहीं सकते। नाभिक हमेशा परमाणु के साथ रहता है,
अलग से अकेला नाभिक कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो जब भी हम द्रव्यमान निकालते हैं तो वो द्रव्यमान परमाणु का निकलता है, या आयन का निकलेगा, या परमाणु का निकलेगा। नाभिक का द्रव्यमान, हालांकि जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है वो नाभिक के द्रव्यमान में बहुत ही नगण्य होता है, लेकिन हमें वो एटम का द्रव्यमान प्राप्त होता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो इस सूत्र का, दोनों में से किसी भी सूत्र का वैसे उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रयोगों में हमें जो द्रव्यमान प्राप्त होता है वो किसका होता है? परमाणुओं का द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो ये समीकरण ज़्यादा एक्यूरेट है इस समीकरण की तुलना में। यदि नाभिक को पुनः उसके अवयवों, मैंने जैसे बताया, नाभिक को उसके अवयवों प्रोटॉन न्यूट्रॉन में विभक्त करना चाहें, तोड़ना चाहें, तो द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा, मैंने बताया द्रव्यमान क्षति है, उसको c² से मल्टीप्लाई करो तो इतनी ऊर्जा नाभिक को बाहर से देनी पड़ेगी। इस ऊर्जा को नाभिक की क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जो द्रव्यमान क्षति के तुल्य जो ऊर्जा है के नाम से भी जाना जाता है। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जो द्रव्यमान क्षति है, नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर द्रव्यमान क्षति गुणा c²। तो बंधन ऊर्जा हो जाएगी, द्रव्यमान क्षति हमने अभी निकाली थी इस सूत्र में, किसी नाभिक के लिए निकालें तो ये हो गई। इसमें c² से दो ब्रैकेट में रख दो, इसको c² से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये c² से मल्टीप्लाई कर, ये आएगी जूल में। ये जो ऊर्जा आएगी वो जूल में आएगी। और अगर हमें इस ऊर्जा को परमाणु के रूप में लिखें तो यहाँ mH आ जाएगा। फिर जैसे मैंने ऊपर बताया था समीकरण 2 में ZmH, ZmP की जगह हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान यूज करेंगे हम, तो ये समीकरण हो जाएगा। ये तो समीकरण होगा जूल में। लेकिन अगर इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें तो हमको ये जो द्रव्यमान है वो AMU में लेना पड़ेगा और उसमें 931.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें ये जो बंधन ऊर्जा है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त हो जाएगी।